वेलकम टू कुक ऑफ नॉलेज। दोस्तों, हम आपसे डिस्कस कर रहे थे ट्रांसफार्मर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पार्ट 1 में हमने ट्रांसफार्मर के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पार्ट 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन या ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, द कमर्शियल एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर व्हाइल एन ओपन सर्किट इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 0। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर होता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 0 होती है, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में कोई भी पावर ट्रांसफर नहीं होगी, तो जो हमारा एफिशिएंसी रहेगी वो हमारी 0 रहेगी, ऑप्शन ए। In two-winding transformer, the primary and secondary induced EMF E1 and E2 are always। तो इसका जो हमारा सर्किट डायग्राम और फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा। यह हम देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर का E1 और E2 हमारे इंड्यूस्ड EMF प्राइमरी और सेकेंडरी का है। तो ये इंड्यूस्ड EMF E1 E2 जो होते हैं हमारे, ये हमेशा फेज में रहते हैं। मैग्नीट्यूड इनका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑलवेज इन फेज में होंगे ये E1 और E2। यहाँ पे ये सेम फेज में रहेंगे हमेशा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इन फेज विद ईच अदर। द नो लोड करंट टेकन बाय अ ट्रांसफार्मर लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली बाय ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री। तो इसमें जो नो लोड करंट होता है हमारा, वो अप्लाइड वोल्टेज के लगभग 80 डिग्री के आसपास रहता है। तो चलिए इसको फेजर डायग्राम में देखते हैं। ये हमारा ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर है, या नो लोड पे ट्रांसफार्मर कह सकते हैं इसको। जो आई करंट जो है हमारा यहाँ पे, ये हमारा एक्साइटेशन करंट कहते हैं इसको, या नो लोड करंट भी बोलते हैं। तो ये अप्लाइड वोल्टेज जो है प्राइमरी, ये हमारी V1 है अप्लाइड वोल्टेज। तो इसके और इसके बीच का जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री से कम रहता है थोड़ा नो लोड पे। तो ये हमारा लगभग 75 to 80 डिग्री रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा वो होगा ऑप्शन डी 80 डिग्री। यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर डिजाइन। जो हाई फ्लक्स डेंसिटी हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो उससे हमारा क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर कोर होता है उसका वेट डिक्रीज हो जाता है पर केवीए। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा, डिक्रीज द वेट पर केवीए। In a transformer, the magnitude of the mutual flux is। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें म्यूचुअल फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज सेम रहता है सभी लोड पे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जो म्यूचुअल फ्लक्स होता है वो किसी लोड पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। Which of the following acts as a protection against high voltage surge due to lightning and switching। जो हाई वोल्टेज सर्जेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा ट्रांसफार्मर में यूज होता है वो होता है हमारा हॉर्न गैप्स। ये कुछ इस तरह से होता है। ये है हमारा हॉर्न गैप्स। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये और ये हॉर्न गैप्स होते हैं। ये जो हमारी बुशिंग होती है, बुशिंग के साथ ही लगे होते हैं। एक पार्ट इसका यहाँ से ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड किया होता है। जब हमारा कोई भी हाई वोल्टेज सर्ज होता है तो उसके लिए जो ये बुशिंग वाला पार्ट जो होगा, ये हाई रेजिस्टेंस पाथ होता है हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज सर्ज कंडीशन में। तो उसमें जो ये होगा, यहाँ इसके थ्रू यहाँ से ये ग्राउंड हो जाएगा इस तरह, और जो हमारे ट्रांसफार्मर के जो पार्ट होगा उसको ये प्रोटेक्ट कर देगा हाई वोल्टेज सर्ज से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है। इम्पल्स टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स इज डन टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ। जो इम्पल्स टेस्टिंग होती है ट्रांसफार्मर में, वो की जाती है हमारी इंसुलेशन टू विथस्टैंड ट्रांजिएंट वोल्टेजेस। जो हमारी ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन होती है उसको ट्रांजिएंट वोल्टेज के साथ विथस्टैंड करना होता है। तो इसलिए हमारी जो टेस्टिंग होती है ये होती है इम्पल्स टेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। द पावर फैक्टर इन अ ट्रांसफार्मर, ऑप्शन ए इज ऑलवेज यूनिट, is always leading, is always lagging,
डिपेंड ऑन पावर फैक्टर ऑफ लोड। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा डिपेंड करता है लोड पे। लोड पावर फैक्टर जो होगा वही हमारा ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर होगा। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डिपेंड ऑन द पावर फैक्टर ऑफ लोड। द एंड वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज गिवन एक्स्ट्रा इंसुलेशन टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट। जो हमारा ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है उसमें एक्स्ट्रा इंसुलेशन की जाती है, वो की जाती है प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रेवलिंग वेव सर्जेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। इन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स टू रिड्यूस कॉपर लॉस। जो पैरेलल ऑपरेशन होता है ट्रांसफार्मर में उसमें हमारे कॉपर लॉसेज अगर बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है हमारा जो उनकी जो टर्न रेशियो है वो इक्वल नहीं है, उसके कारण हमारे कॉपर लॉसेज बढ़ जाते हैं। तो जो कॉपर लॉसेज पैरेलल ऑपरेशन में घटाने के लिए हमारा क्या होता है, जो टर्न रेशियो होता है उनका इक्वल होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो जो टर्न रेशियो जिसमें कम है वहां से और जो जिसके टर्न रेशियो ज्यादा है उनके बीच में सर्कुलेटिंग करंट्स सर्कुलेट होते रहते हैं जो कि हमारे कॉपर लॉसेज को बढ़ा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। इन 130 over 33 kV transformer, the LV resistance is 0.02 per unit. The resistance referred to HV side is, तो हमारा पूछा गया है resistance referred to HV side from LV side, लेकिन यहाँ पे हमारा जो resistance दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.02 per unit में। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है। अगर हमारा पर यूनिट सिस्टम में तो हमारा जो रेजिस्टेंस दूसरी साइड जो रेफर्ड होगा वो भी सेम रहेगा, मीन्स हमारा 0.02 पर यूनिट ही रहेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे हमारा कोई वैल्यू दी होती है रेजिस्टेंस की ओम किसी ओम में, तो हमारा इसका जो रेफर्ड रेजिस्टेंस जो होता है LV टू HV तो वो जाता हमारा R रेफर टू 1:2 इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ पे के है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ट्रांसफॉर्मर की, तो के स्क्वायर और रेजिस्टेंस ऑफ HV साइड जो भी होगा वो, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता हमारा। लेकिन पर यूनिट के केस में हमारा सेम रेजिस्टेंस रहता है, यह चेंज नहीं होता। इन ऑपरेटिंग अ 400 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर एट 50 हर्ट्ज, अगर हम हमारे पास 400 हर्ट्ज में ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट कर रहे थे उसको 50 हर्ट्ज में करेंगे तो उसमें क्या होगा हमारा, बोथ वोल्टेज एंड केवी आर रिड्यूस्ड टू द सेम प्रोपोर्शन एज द फ्रीक्वेंसी। तो हमारे केवी रेटिंग जानते हैं हम जो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन साथ में वोल्टेज भी वो रिड्यूस हो जाएगी सेम प्रोपोर्शन में जिसमें फ्रीक्वेंसी हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फॉर लार्ज पावर ट्रांसफार्मर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कोर स्पेस कैन बी मेड बाय यूजिंग। जो हमारा कोर स्पेस यूटिलाइजेशन होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर कोर को स्टेप्ड कोर बनाते हैं। कुछ इस तरह से होता है हमारा स्टेप्ड कोर। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यह 4 स्टेप ट्रांसफार्मर कोर है और इसमें ये बार सर्कुलर कॉइल है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, स्टेप्ड कोर सेक्शन। बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। जो ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर का जो बर्डन होता है वो एक्सप्रेस किया जाता है वोल्ट एम्पियर में। वोल्ट एम्पियर में उसकी रेटिंग होती है ऑप्शन सी। इन एन ओपन डेल्टा कनेक्शन व्हाट विल बी द ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। जो ये ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है ये हमारा तब आता है जब हम डेल्टा कनेक्शन को ओपन डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं तो वो हमारा वी कनेक्शन बन जाता है, जैसे कि हमारा एक पेज हट जाता है। तो जो ये हमारा इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहता है, ये इसकी कैलकुलेशन है और ये हमारा इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला रहता है एक्चुअल केवी डिवाइड बाय अवेलेबल केवी। जो अवेलेबल केवी रहती है हमारी इसके लिए वो हो जाती है हमारी 2VL/IL। डेल्टा कनेक्शन हमारा कुछ इस तरह से होता है, जब इससे कोई एक पेज हट जाता है तो हमारा जो बचता है हमारा वो कुछ वी कनेक्शन बच जाता है, कुछ इस तरह से डेल्टा कनेक्शन से इसको वी कनेक्शन बन जाता है। तो इसकी जो यूटिलाइजेशन होती है वो कम हो जाती है। तो कितना कम होती है, वो होती है इस फैक्टर से 0.866। ये कुछ इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी, 0.866।
द लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ, जो लीकेज फ्लक्स होता है हमारा ट्रांसफार्मर में वो डिपेंड करता है हमारा लोड करंट पे, ऑप्शन सी। द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म्ड ऑन, जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो उसका जो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ये है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यहाँ हम देख सकते हैं जो एलवी साइड होती है वो शॉर्ट की जाती है, और लेकिन जो टेस्ट परफॉर्म होता है वो हमारा एचवी साइड होता है। जिस तरफ हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे जैसे कि वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर लगे होंगे, उस तरफ हमारा टेस्ट परफॉर्म होता है। तो हमारा जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा वो परफॉर्म होगा हमारा एचवी साइड परफॉर्म होगा। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कौन सी साइड को शॉर्ट किया जाता है, तो वो किया जाता है शॉर्ट एलवी साइड को शॉर्ट किया जाता है, और एचवी साइड यह टेस्ट परफॉर्म होता है। वहीं अगर हम बात करें ओपन सर्किट टेस्ट की, तो इसमें हमारा ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा जो ओपन सर्किट रहता है वो हमारा रहता है एचवी साइड। ये एचवी साइड है हमारा, ये ओपन सर्किट है। वहीं जो ओपन सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म होगा वो होगा हमारा एलवी साइड परफॉर्म होगा, लेकिन ओपन सर्किट होगा हमारा एचवी साइड इसका। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें था हमारा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूछा था, तो यह परफॉर्म होता है हमारा एचवी साइड यह टेस्ट परफॉर्म होता है। लेकिन अगर ऐसा पूछा होता कि शॉर्ट सर्किट कौन सी साइड होती है, तो वो एलवी साइड रहती है हमारी। लेकिन यहाँ हमारा पूछा है टेस्ट परफॉर्म, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। Which of the following test is performed to determine the leakage reactance? जो लीकेज रिएक्टेंस डिटरमाइन करने के लिए हमारा जो टेस्ट किया जाता है वह किया जाता है हमारा ऑप्शन ए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारा लीकेज रिएक्टेंस के लिए किया जाता है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम इम्पीडेंस टेस्ट भी बोलते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा इसमें जो हमारा वोल्टेज अप्लाई की जाती है वो बहुत ही कम वोल्टेज होती है, रेटेड वोल्टेज अप्लाई नहीं होती है। तो इससे क्या होता है हमारा जो आयरन लॉसेज होते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं इसमें, तो उससे हम लीकेज रिएक्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव डैश वोलेटिलिटी एंड डैश विस्कोसिटी, जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसमें वोलेटिलिटी और विस्कोसिटी दोनों लो होनी चाहिए। वोलेटिलिटी होता है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल में जो भी इम्प्योरिटीज होगी, जैसे कि उसमें मॉइस्चर हो गया, सल्फर कंटेंट हो गया, या ट्रांसफार्मर ऑयल की एसिडिटी, वो सारी हम इसमें इसकी वोलेटिलिटी होती है। तो ये हमारी सारी लो रहनी चाहिए, नहीं तो ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। वहीं विस्कोसिटी अगर हमारी जो होती है वो होती है हमारी रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल की अगर विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी तो वो ट्रांसफार्मर के अंदर जो होगा वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी हीट डिसिपेशन जो होगी वो अच्छे से नहीं होगी। तो इसलिए हमारी विस्कोसिटी भी लो रहनी चाहिए। तो लो वोलेटिलिटी और लो विस्कोसिटी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर, प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड वोल्टेज, ऑप्शन बी, प्राइमरी इज सप्लाइड करंट एट रिड्यूस्ड वोल्टेज, ऑप्शन सी, प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड केवीए, ऑप्शन डी, प्राइमरी इज सप्लाइड फुल लोड करंट। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए, प्राइमरी जो की जाती है वो रेटेड वोल्टेज की जाती है ओपन सर्किट टेस्ट में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमारी लो वोल्टेज अप्लाई की जाती है ताकि हमें रेटेड करंट मिले शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, लेकिन ओपन सर्किट टेस्ट में हमारी रेटेड वोल्टेज अप्लाई की जाती है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर डज नॉट स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल, जो हमारा आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा ना तो वो स्टेप अप करता है वोल्टेज को और ना ही स्टेप डाउन करता है वोल्टेज को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन बी। जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है हमारा वो हमारा यूज होता है जनरली जो भी कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, उनको आइसोलेट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो होता है मेन जो ट्रांजिएंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करवाना इंस्ट्रूमेंट को, या फिर जो नॉइस लेवल होता है उसको उससे प्रोटेक्ट करवाना, या
कोई भी अदर हाई वोल्टेज पीक होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करवाता है। ये हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक या सेंसिटिव कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करवाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज अ ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही टाइप होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसको मीटरिंग के लिए यूज करते हैं लो वोल्टेज को। और वहीं हमारा जो सीटी जो होता है करंट ट्रांसफार्मर वो एक तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ही टाइप होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन डी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। In which type of windings extra insulation between layers is required in addition to the insulation of conductors? तो जो एक्स्ट्रा इंसुलेशन हमारी रिक्वायर्ड होती है बिटवीन कंडक्टर ये होती है हेलिकल वाइंडिंग में, ऑप्शन डी। द हिस्टेरिसिस लॉस इन अ गिवन मैग्नेटिक मटेरियल मे बी डिक्रीज्ड बाय। जो हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं वो डिक्रीज किस तरह से हो सकते हैं? बाय लैमिनेटिंग, सिर्फ हमारे जो एडी करंट्स होते हैं वही रिड्यूस होते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस लेमिनेशन से नहीं रिड्यूस होते हैं। वहीं इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इससे भी नहीं होगा, इंक्रीजिंग फ्लक्स डेंसिटी इससे भी नहीं होगा, ये होगा हमारा डिक्रीजिंग मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर टाइप डज नॉट हैव प्राइमरी वाइंडिंग? तो हमारा जो विंडो टाइप जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें हमारी प्राइमरी वाइंडिंग नहीं होती। ये हमारा विंडो टाइप ट्रांसफार्मर है। ये विंडो टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है, एक सीटी का टाइप है हमारा ये। इसमें हम यहाँ देख सकते हैं हमारी ये सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग जो रहती है वो हमारा एक कंडक्टर रहता है, हाई वोल्टेज कंडक्टर होता है जो कि पास करता है हमारे ये जो इसकी विंडो जो होती है हमारे ट्रांसफार्मर की इसके थ्रू। तो वो हमारा कंडक्टर जो होता है हमारा वो हमारा इसका प्राइमरी का काम करता है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विंडो टाइप ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के। पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस किया हुआ था और ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन या ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग कुक अप नॉलेज। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।